मलिक साहब, आप इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? एक लम्हे को आपने चिश्ती साहब के कमेंट के ऊपर, जब वो कन्फाइंड के मरहले पे पहुंचे थे, आप मुस्कुराए, तो मुझे लगता है कि आप उनके उस तज्जिए की तायीद कर रहे हैं। नहीं, मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है चिश्ती साहब, लेकिन मैं बड़े अदब से डिसएग्री करूंगा जी। मैं ये नहीं समझता कि, देखिए, हमेशा एक बात की जाती है कि इजराइल जो है वो स्पॉइलर है। ठीक है, हमने मान लिया वो स्पॉइलर है, तो ईरान को क्या चाहिए कि उस स्पॉइलर का रास्ता रोकना चाहिए ना ईरान को। लेकिन वो जब हमलावर हो जाता है मुसलमान ममालिक पर और सिविलियन टैंकर्स पर, तो वो तो उस स्पॉइलर का रास्ता खोलता है। इस जंग एमओयू के बाद मेरा एक सवाल है बड़े अदब से कि ये इस एमओयू के बाद किसने स्पॉइल किया? क्या इसराइल ने हमला किया था किसी के ऊपर? नहीं, ये एस्केलेशन ईरान की तरफ से बढ़ी थी और ईरान ने टैंकर्स को हमला आवर हुआ उन टैंकर्स पे जो सिविलियन है, जिसमें कतर का भी टैंकर था। फिर हुथीज जो कि एक एंटिटी है, नॉन स्टेट एक्टर, जिनको ईरान सपोर्ट करता है, उनको एक्टिवेट करके सऊदी अरेबिया पे किसने लॉन्च किया? इसराइल ने किया। इसराइल ने कैसे किया? ये तो इन्होंने किया ईरान की तरफ से। तो ये हर चीज इसराइल पे डाल देना, ऑफ कोर्स इसराइल की जो बर्बरियत है, इसराइल की जो गासिबाना हरकत है, उन सबको हम कंडेम करते हैं। नेतन्याहू जो है वो एक मोस्ट हेटेड पर्सनैलिटी है, लेकिन हर चीज उन पे डालना ये भी मुनासिब नहीं होगा। देखिए, ये जो एमओयू है ना, मेरी नजर में वहां पे ईरान के अंदर मौजूद जो क़यादत है उसके अंदर किसी हद तक तफरीक है समझने में। अभी जो मसूद पशकियान साहब की स्टेटमेंट आई है, यासिर भाई, मैं आपकी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल करना चाहूंगा बड़े अदब से। वो ये फरमा रहे हैं मसूद पशकियान साहब, जो कि एमओयू साइन होने के बाद किसी हद तक मंजर आम में नजर नहीं आते थे, ना उनका कोई स्टेटमेंट आती थी, ना वो उनकी कोई तस्वीर मैंने देखी। लेकिन अब उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि ये जो एमओयू है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के मुस्तकबिल का महवर होगा। ये अब आप मुझे बताएं कि अब तो ये नजर आ रहा है कि वहां पे एमओयू की अफादियत उनको नजर आ रही है, लेकिन मैं वो भी कैसे भूल जाऊं कि वहीं मौजूद लोग कह रहे थे कि एमओयू को हम रिजेक्ट करते हैं। आपके कुछ कॉलीग्स और दोस्त जो कि इस जिसका जनाजे का जिक्र कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान से भी कुछ लोग वहां गए थे मीडिया के, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा वहां पे जो बिल उमूम एक तासुर था, वो सब लोग एमओयू को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं नहीं, एमओयू हम नहीं मानते, ना हम अमेरिका पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन उनके सदर ये कह रहे हैं कि एमओयू जो है वो हमारी मुस्तकबिल की फॉरेन पॉलिसी का महवर होगा। तो इससे ये साबित होता है कि ईरान के अंदर मौजूद जो दानिशमंद क़यादत है वो भी ये समझती है कि एस्केलेशन इस मसले का हल नहीं है। देखिए, ईरान के पास मादनियाती ज़खायर हैं, तेल है, गैस है, बहुत सारी उनके पास ज़खायर हैं, लेकिन वो उन तक रसाई नहीं हासिल कर सकते। उनके पास जो तजारत की, जो दुनिया से तजारत करने की उनके पास एबिलिटी नहीं है, उन पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, उनके असासे जो हैं वो मुंजमद हैं। तो बहुत से लोग जो न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल ऑब्जर्व करते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर ईरान एमओयू की तरफ वापस आ जाता है, एस्केलेशन का रास्ता छोड़ देता है, दरअसल उसकी कामयाबी इस एमओयू के ऊपर अमल दरामद में है। लेकिन वहां मौजूद कुछ एलिमेंट्स, अब आईआरजीसी के अंदर मौजूद कुछ एलिमेंट्स गालिबन शायद इस एमओयू को नहीं तस्लीम करते, लिहाजा वो जो एक एस्केलेशन की तरफ जाते हैं। तो मेरी उम्मीद है, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूं कि अभी मेरी कुछ लोग दोस्तों से बात हुई है जो कि इस प्रोसेस के करीब हैं, वो बताते हैं कि जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो अभी भी जारी और सारी हैं। वो अभी भी जारी और सारी हैं, वो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रही, पसे पर्दा वो चल रही हैं। मलिक साहब, जैसे कि चिश्ती साहब ने ये कहा कि मैं काउंटर आर्गूमेंट नहीं कर रहा, हम भी यहाँ पे नैरेटिव बिल्डिंग तो नहीं करना चाहते, और वो रिवायती जिस तरीके से एक तरफ से आर्गूमेंट आया फिर उसका काउंटर, उस तरह का नहीं चले। ये एक जमहूरी रवैया है कि नज़रियात जो है या देखने की जो सोच है या परखने का जो अंदाज है मुख्तलिफ वो लोगों के सामने आए। तो इस मंजरनामे पे आप फिर क्या समझते हैं कि बुनियाद को भूल जाना चाहिए, असास को, या माजी के तजर्बात को भूल जाना चाहिए? देखिए, हिस्ट्री जो है ना उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो फिर मैं आपको उसके काउंटर्स अगर देना शुरू करूं तो फिर मुझे नहीं पता कितना वक्त है यहाँ पे। लेकिन मैं जहां तक मैं समझ सकता हूं इस तमाम प्रोसेस को, वो ये है कि हम जब डिप्लोमेसी और हम जब डिप्लोमेसी के जरिए एक मुश्किल मसले का हल तलाश करने लगते हैं तो हम हिस्ट्री को याद रखते हैं, लेकिन हम हिस्ट्री के हॉस्टेज नहीं बन सकते। अगर आप माजी की तमाम तल्ख तजुर्बों को सामने लेकर बैठे रहेंगे और फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, डिप्लोमेसी आगे बढ़ने का नाम है ना। हम एमओयू से आगे की बात कर रहे हैं, पीछे अगर आप जाएंगे तो फिर तारीख बहुत पुरानी है, वहां पे हम चले जाएंगे जब रेवोल्यूशन आया तो क्यों आया था, फिर मर्ग बाय अमेरिका किसने कहा था, फिर अमेरिकन एम्बेसी में हॉस्टेज किसने बनाए थे, फिर ये तमाम हूथियों को किसने आम किया था। हूथीज को, हूथी आज नहीं हमला आवर हैं,
हूती हमलावर है, कई साल से सऊदी अरेबिया पे हमलावर है। उस वक्त तो अमेरिका ने, इसराइल ने हमला नहीं किया था ईरान के ऊपर, फिर भी वो हमलावर थे सऊदी अरेबिया के ऊपर। यमन की जंग कब से चल रही है, हिजबुल्लाह, ये मतलब एक बहुत लंबी इस पे फिर बहस शुरू हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं बहुत अदब से कि उन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए ये एमओयू हुआ था। जब ये एमओयू हुआ था तो जो लोग एमओयू बनाने वाले थे, चाहे वो ईरान की तरफ से होते, अमेरिका की तरफ से होते, मीडिएटर पाकिस्तान होता, वो सब भी उस तमाम तारीख के लेसन से वाकिफ होने के बाद उन्होंने ये एमओयू साइन किया था। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि वो जो एमओयू के अंदर मौजूद 14 या 15 नुकात हैं, वो जो जिन लोगों ने, मसूद पशकियान साहब, वज़रत माब ने साइन जो किए थे उन पे, वो हिस्ट्री को जानते हुए किए थे ना। अगर वो हिस्ट्री के ऊपर इतना उनको डिस्ट्रस्ट था, फिर वो एमओयू साइन करने की जरूरत क्या थी। मेरी गुजारिश इतनी सी है कि एमओयू के ऊपर जब आप आ गए हैं तो उससे आगे की तरफ की बात कीजिए ना। माजी में चले जाएंगे तो फिर तो हम कभी भी ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एमओयू, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि एमओयू के ऊपर चलने से ईरान की नाकामी है, मैं बड़े अदब से डिसएग्री करता हूं। मैं ये कहता हूं कि एमओयू पे चलने में उनकी कामयाबी है। कोई ये नहीं चाहता कि ईरान को नुकसान पहुंचे। ईरान की रजीम एक अलहदा चीज है, ईरान के अवाम एक अलहदा चीज है। वो भी चाहते हैं उनके यहाँ तरक्की हो, वो भी चाहते हैं उनकी इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है उनके ऊपर से उठ जाएं, वो भी चाहते हैं कि उनकी तिजारत दुनिया से हो, वो भी चाहते हैं उनका तेल जो है वो उसको एक्सपोर्ट कर सके। जिस तरह गल्फ ममालिक के अंदर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है, क्यों आ रही है? बिकॉज उन्होंने अपने मुल्क के अंदर पाए हुए जो उनके पास जखायर हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान भी कर सकता है अगर वो जंगजूई का रास्ता छोड़ के एक जो ब्रॉडर रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर आ जाए, कमिटी ऑफ नेशंस का हिस्सा बन जाए, तो ये कोई नाकामी तो नहीं होगी यासिर साहब। इसको नाकामी तो नहीं कह सकते ना आप। ये तो अब इकोनॉमिक पावर पे एक इकोनॉमिक पावर बनने का रास्ता है जो ये एमओयू उनको दिखा रहा है। और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, खुद ये अपने इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, कितने विजिट्स हैं वहां पे। तो उसके नतीजे में अब जब ये एमओयू बन गया है तो मैं अब खुश आइन पहलू के ऊपर चाहते हैं, क्योंकि माजी में टटोलने से कुछ मिलेगा नहीं। जो इस वक्त मसूद पशकियान साहब की स्टेटमेंट है वो मेरे लिए उम्मीद अफजा है। वो ये कहते हैं कि ये एमओयू हमारी मुस्तकबिल की फॉरेन पॉलिसी का महवर होगा। अगर ये वाकई उनकी सोच है और उनके यहाँ पाए जाने वाले जो, और उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम जो उनकी मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं उनकी तौसीक के साथ हमने इस पे साइन किए थे, तो मैं समझता हूं कि ये एक बेहतरीन रास्ता था इस जंग के रास्ते से, इस जंग के तसादुम से बाहर आने का। और इसके नतीजे में अगर कोई थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देनी पड़ती थी उसमें कोई मेरे ख्याल में मजायका नहीं था। जहां तक सवाल है आबनाए हुर्मुज का, तो ये एक हकीकत है कि आबनाए हुर्मुज जो है वो दुनिया की इकोनॉमी की एक आर्टरी है, जो कि जिसके जरिए वहां से इंटरनेशनल वाटर है, जिसके जरिए पूरी दुनिया के अंदर वहां पे ना सिर्फ तेल और गैस जाते हैं बल्कि और भी अशिया। अच्छा मलिक साहब, आप सर क्या समझते हैं कि इस वक्त जो अंदरूनी तौर पे मुमकिन तब्दीलियों के इशारे मंजरनामे के ऊपर वज़ा हो रहे हैं, मगरबी मीडिया इसके ऊपर तबसरा कर रहा है, वो कह रहा है कि पॉलिसी शिफ्ट हो सकती है ईरान की। अब इसे रजीम चेंज से किसी न किसी हद तक तस्बीह तो दी जा सकती है, लेकिन इस सूरत में हमें ये देखना है कि वो लोग कौन हैं जिनके बारे में ये बात हो रही है। अब्बास इराक़ची, मसूद पशकियान, उनको अगर देखा जाए तो वो लोग तो वही हैं जो इस वक्त मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं। अगर ये तब्दील होते हैं और मोहसिन रज़ाई और दीगर लोग जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं, तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किल क्या होगी, ईरान के लिए मुश्किल और आसानी क्या होगी? मतलब एक तरह की फिर रिजीम चेंज ही हो सकती है वो अगर उनके प्रेसिडेंट, अभी उनको कहने पे ये मतलब कहा गया, मैंने सुना है कोई स्टेटमेंट में वेरीफाई नहीं कर सका, इससे मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप शायद कर सकें, आप एक वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं। गालिबन ऐसी मेरी नजर से गुजरी कि उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, ऐसा कुछ सवाल उन्होंने किया। ऐसा ही रिपोर्ट है कि उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा जी। तो ये क्योंकि मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा, थैंक यू आपने कंफर्म किया। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो इससे एक सवाल जन्म लेता है कि कोई लोग ऐसे हैं जो उनको अपने ही प्रेसिडेंट को ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दें। तो इसका मतलब है कि मौकफ में कुछ डिफरेंस है ना। ये चीज जो हम पहले से कहते आए हैं कि वहां पे मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या जो प्रेसिडेंट साहब ने एमओयू साइन किया है लोग ये समझते हैं कि उन्होंने गलत किया है या वो उसके साथ हैं। तो इससे ये चीज तो बिल्कुल आया है जो हम हमेशा आपकी खिदमत बहस करते आए हैं कि वहां पे ऐसा नहीं है कि ईरान के तमाम लोग एक तरह सोच रहे हैं। ईरान की हिस्ट्री बहुत तवील है, वहां पे मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं
अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, मुख्तलिफ ममालिक में मेरी बहुत मुलाकातें होती हैं ईरान के लोगों से, जो ईरानीज हैं वहाँ रहते हैं, और मुझे आज तक गालिबन 10% लोग ऐसे मिले होंगे जो ईरान की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ देम दे डोंट। वो समझते हैं कि उनका मुल्क जो है उसके अंदर जो ज़खायर हैं, जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उसको लूज कर रहे हैं विद एज अ रिजल्ट ऑफ दिस करंट फिलोसफी, जिसके नतीजे में वो एक तसादुम का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। वो ये समझते हैं कि उनका मुल्क बहुत अहम है, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो ये समझते हैं कि इनको चाहिए कि कमिटी ऑफ नेशंस का हिस्सा बने। तो अभी आपको याद होगा कुछ ही माह पहले, इस जंग से पहले, यहाँ पे एहतजाज भी हो रहे थे। ईरान के अंदर रहने वाले लोग भी ये चाहते थे कि हमें जो है हमारे हकूक मिले, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हों। तो ये कहना कि तमाम लोग जो है, अगर ठीक है बहुत बड़ा उनका फ्यूनरल हुआ था, लेकिन ये कहना कि वो तमाम जो ईरान के लोग हैं वो इस वक्त रिवेंज करना चाह रहे हैं, मैं विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, मैम 90 मिलियन लोग हैं, मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। लेकिन जो ईरान के लोग हैं, मैं एज अ ऑब्जर्वर ये समझता हूं कि आप देखें, अब दुनिया भर में बात होती है जेन जी, नौजवानों के एस्पिरेशंस। क्या ईरान के अंदर रहने वाले नौजवानों का हक नहीं है कि उनके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक सैंक्शंस उठ जाएं? क्या उनका हक नहीं है कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज मिले? एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, दुनिया का मार्स के ऊपर जाने की बात कर रही है। ईरान के अंदर जो, अगर आप तारीख में चले जाएं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने फल्कियात के अंदर बहुत इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। यानी आप ये कहते हैं कि अंदरूनी तौर पे अनरेस्ट है, अंदरूनी तौर पे नजरियात से इख्तलाफ है, पॉलिसी से इख्तलाफ है, तो उन लोगों के लिए भी कुछ आसानियां और आसाइशें पैदा होनी चाहिए